जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का मौर्य कोचिंग सेंटर पलना में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के 15 एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड 2026 एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। कंफर्म तो नहीं हो सकता है, या इसमें से भी आ सकते हैं, या इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, थ्योरी वही रहेगा, सूत्र वही रहेगा, फार्मूला वही रहेगा, बस अंक बदल सकता है तो बदल सकता है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग अब देखिए, जैसे हमारे पास प्रश्न में क्या दिया है, यदि 65 और 117, हमारे पास क्या है 65 है भाई, और क्या है 117 है, तो इनका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। देखिए 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 13, 13 पच्चे 65, और हम 117 को क्या लिख सकते हैं, तो 117 के यहां पर निकाल लेते हैं। यदि देखिए, यदि इनको जोड़ने पर या 3 से इनको जोड़ने पर जो भी 3 के पहाड़े में आता है, अगर तो यह 3 से क्या होगा, कट जाएगा। देखिए 7 1 8 1 9, तो 9 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं, यानी यह 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए काटते हैं, 3 त्रिका 9 और 3 नवा, 3 त्रिका 9 हो गया और 3 नवा 27 हो गया। 3 से फिर काटिए, 3 1 कम 3, 3 त्रिका 9, और ये कितनी बार गया, 13 बार गया भाई। तो 13 बार इसलिए गया है क्योंकि 13 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है, जो स्वयं से कट सकती है। चलिए यहां पर लिखते हैं, क्या था हमारे पास, 3 गुणे 13। अब हम बताएं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो एचसीएफ जो है कि 65 और किसका निकालना है, 117। एचसीएफ का मतलब होता है हाई कॉमन फैक्टर, यानी जो दोनों में हो, जो दोनों में, तो फिलहाल दोनों में हमारे पास कौन है, 13, जो दोनों में हो तो हमारे पास क्या हो गया, एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो गया, 13। और हमें प्रश्न में दिया था कि 65 और 117, जो 65 है, 65 117, 65 कामा 117 एचसीएफ, 65 117 का एचसीएफ किसके बराबर भाई, 65 यम माइनस 117 के बराबर है। तो 65 एचसीएफ 65 और 117 का हम कितना निकाले हैं, 13, यानी इस पूरे की जगह हम इतना रख सकते हैं, तो यहां पर हम 13 रख देते हैं, बराबर कितना हम लोग पास है, 65 यम माइनस 117। अब इधर देखिए ये माइनस में, तो इसको इस साइड भेज देते हैं, 13 यहां पर कितना आ गया, प्लस 117 बराबर कितना बचा, 65 यम। अब इनको जोड़ लेते हैं, 7 3 10 और 1 1 2, 1 1 2 7 3 10, 1 3 हो गया हमारे पास, और ये यहां पर कितना हो गया, 1 बराबर 65 यम। तो 65 दूना हम लोग के पास कितना होता है भाई, 130 होता है, यानी m का मान कितना मिला, 2। तो इसमें 2 ऑप्शन कहीं पर दिया गया, यानी यह 2 ऑप्शन दिया गया, तो यानी यह क्या हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या करा हम लोगों के लिए, अगला प्रश्न दिया है कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए, तो अपरिमेय संख्या का क्या रूल होता है कि भाई वे संख्याएं जिन्हें हम लोग p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये पहला कंडीशन होता है। और दूसरा कि अपरिमेय जो है कि पूर्णांक होना चाहिए, मतलब बटे के रूप में हो, लेकिन एक शर्त पे वह कट जाए। अगर वह कटता भी नहीं भी है तो कुछ समय बाद या कुछ संख्याओं के बाद रिपीट होना चाहिए, वो परिमेय होता है। लेकिन अपरिमेय क्या होता है, कभी भी रिपीट नहीं होता है। जैसे हम देखिए 22/7, यहां पर पाई भी लिख रहा है और 22/7 भी दिख रहा है, तो पाई भी दिख रहा है और 22/7 भी दिख रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि 22/7 का अगर हम डिवाइड करेंगे, तो इसको जब भाग देंगे तो यह कुछ न कुछ 16 टर्म तक जाकर वह एक बार फिर से रिपीट करेगी। तो इसलिए यह क्या है, परिमेय, हमारे पास परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय कौन है हमारे पास, पाई है। क्यों, क्योंकि भाई पाई का जो मान होता है वह रिपीट करता नहीं है, मतलब वो अनंत तक चला जाता है। जैसे देखिए 3.141, यह रिपीट करता चला जाता है, रुकता नहीं, ना ही रिपीट, मतलब ये नहीं दोहराता है खुद को। लेकिन 22/7 का मान कुछ टर्म के बाद रिपीट करने लगता है। तो ये हमारा जो अपरिमेय संख्या है वो कौन है, अपरिमेय संख्या कौन है भाई, पाई। कौन है, पाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगा, सेम प्रोसेस है, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। तो कड़ी में 25 जो है, तो ये कितने का वर्गमूल है, 5, बाहर निकाले 5 हो गया। अब देखिए 81 को कितने निकालेंगे, 9, 5/3 ये भी हो गया। लेकिन देखते हैं, यह हम सिद्ध भी करवाए हैं कि 5 प्लस कड़ी में 2 हमारे पास क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। क्योंकि हम इसे जो है कि किसी के रूप में, बटे के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं। देखिए कड़ी में 2 है और 5 है, तो यानी हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो क्या हुआ,
5 प्लस कड़ी में 2। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है। हाँ, बहुपद नहीं का रूल होता है बहुपद की जो घात होती है वह प्लस में होनी चाहिए, तभी वो बहुपद होगा। अगर प्लस को छोड़कर जो बहुपद की घात अगर ऋणात्मक हो, बटे में हो, दशमलव में हो, किसी भी चीज में हो, तो वह हमेशा क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। तो इसमें देखिए इसकी घात प्लस है ना भाई, धनात्मक है, सब धनात्मक है यानी यह बहुपद है। इसमें भी सब धनात्मक है यानी यह बहुपद है। तो देखिए इसमें भी, हाँ इसमें थोड़ा सा एक शर्त देखिए, अगर यहां पर -1 है, फिलहाल +1 है, यदि हम ऊपर लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस बटे में लिख, इसके बटे, और देखिए इसमें है ही नहीं x, तो इसमें x नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 × x के पावर 0, यह भी बहुपद हो गया। तो हमारे पास बचा कौन है, फिलहाल c। क्यों, क्योंकि इसके जब घात को, जब हम x को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो वो माइनस में चला जाएगा। तो अभी हम जस्ट बताए हैं कि माइनस में बहुपद की घात कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो बहुपद कौन नहीं है हमारे पास, बहुपद यही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले में क्या दिया, निम्नलिखित में बहुपद हैं। अब इसमें बताना है कि बहुपद कौन है। तो देखिए 3x² ये भी बहुपद है, और 6u² + 2u ये भी बहुपद है, t² - 5t + 3 यह भी बहुपद है। तो बहुपद कौन नहीं है, बहुपद कौन नहीं है, यही यानी हम लोगों का बाकी सब गलत, उल्टा पूछा है ना, और यही क्या हमारे पास सही ऑप्शन है, बाकी सब गलत है, यानी हमारा ऑप्शन कौन है, यह सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या दिया है कि बहुपद 3x² - 5x की घात है। अब इसमें घात पूछा है, तो यक्स वाले में जब भी घात पूछे तो इसमें हम देखते हैं प्रश्न को सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात देखिए, यहां पर 2 है, यहां पर कुछ नहीं, तो क्या है हमारे पास 1 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है। तो सबसे बड़ी घात हमारे पास कितना है भाई, 4। तो 4 इसमें ऑप्शन जो रहेगा वो क्या हो गया, सही हो गया। तो बहुपद की सबसे बड़ी घात कौन हो गया, 4। अगला प्रश्न क्या है, बहुपद px = -3 की घात है। देखिए अब 3 की घात हमें पता करना, -3 की, तो हमें क्या दिया है, हमें यह दिया है कि px = -3, px = -3, तो इसे यह तो बहुपद है। हाँ, कैसे बहुपद है, देखिए क्योंकि भाई इसमें हम x के पावर 0 रखेंगे। अगर x के पावर 0 है तो x के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। तो वही सेम हमें चीज मिला, यानी x के पावर 0 जो अधिकतम घात हो कितनी है हमारे पास, 0। तो इसमें कहीं ना कहीं 0 है, तो क्या हो गया, सही ऑप्शन हो गया। 0 क्या हो गया हमारे पास, सही ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है कि त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d, एक शून्यक 0 दिया हुआ है, अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल है। तो हम बताए होंगे कि अन्य 2 शून्यकों को गुणनफल लेकर, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर, हमारे पास 2 शून्यकों का लेकर योग गुणनफल का योगफल का सूत्र क्या होता है, -c/a। क्या होता है हमारे पास, मई त्रिघात बहुपद के लिए पूछ रहा है ना, तो हमारे पास क्या हो गया, c/a। तो यहां पर c/a, तो c/a ऑप्शन जो a होगा वो क्या होगा हमारे पास, करेक्ट ऑप्शन होगा, c/a। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, बहुपद के शून्यकों का योगफल। अब योगफल पूछ रहा है, तो योगफल के लिए हम बताएं कि शून्यकों को योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा + बीटा = -b/a। किसके लिए होता है भाई, द्विघात बहुपद के लिए होता है। किसके लिए होता है, द्विघात बहुपद के लिए होता है। तो यहां पर जो बहुपद 3x² से देखिए, ये हमारे पास क्या हो गया, a हो गया, और यह क्या हो गया, b हो गया, और ये क्या हो गया, c। तो यहां पर क्या देता है, -b/a, -b यानी b का मान 5 है, 5 रख देते हैं, a का मान कितना है, 3 रख देते हैं। तो यानी यह हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी -5/3। तो ऐसे ही हम प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या करा, समीकरण x + 3y = 7 का एक हल है। अब देखिए इसमें हल पूछ रहा है, तो यानी x + 3y = 7, और हमें उत्तर दिया है कि यहां पर कि x की वैल्यू क्या रखें और y की वैल्यू क्या रखें कि हमारे पास इक्वल में कितना आ जाए, 7 आ जाए। चलिए x की वैल्यू रखते हैं, फिलहाल 2 रखते हैं, प्लस 3 × 1, और यहां पर क्या हमारे पास x बराबर कितना रखना है, 2 देना है। यहां पर बीच में कामा रहेगा भाई थोड़ा से, हाँ x बराबर 2 रखना है, और y बराबर क्या रखना है, 1। देखिए 2 + 3 = 3, क्या 7 आएगा, नहीं, यहां पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यानी यह क्या हो गया, गलत ऑप्शन हो गया। अगला देखते हैं, हमें x बराबर कितना रखना है, 3, x बराबर 3 रख दिए, और y बराबर कितना रख दिए, 1। तो इनको देखते हैं, 3 + 3 = 3, दोनों का ऐड करेंगे कितना आ गया, 6, क्या 7 आया, नहीं, यानी यह अभी क्या है, गलत ऑप्शन। तीसरा देखते हैं,
यक्स बराबर कितना रखना है हमें यहाँ पर, यक्स बराबर 1 रखना है प्लस वाई बराबर कितना रखना है, 2 रखना है। तो 3 गुणे 2। अब देखिए 1 3 दूना 6, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बचा, 7। यानी देखिए यह वाला ऑप्शन आ गया, यानी यही क्या है हमारे पास, राइट आंसर है उसका। तो जो ऑप्शनल क्वेश्चन था इसका यह क्या हो गया, सही है। अगला प्रश्न कहता है कि दो रैखिक समीकरणों a1x b1y c1 और a2x b2x y c2 तो जीरो के का कोई हल नहीं होता है। तो हम यह सूत्र होता है, हम बताए थे जब शुरुआती में पढ़ाए थे तो आप लोग बताए थे कि कोई हल के लिए नहीं, कोई हल जब नहीं होता है तो उसका यह फल होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। इसके लिए कौन फॉलो होता है भाई, कोई हल नहीं। कौन फॉलो नहीं होता है, कोई हल नहीं है। इसके लिए कौन होता है, कोई हल नहीं है। यदि तीनों बराबर है, देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अगर तीनों हमारे पास बराबर हैं तब हमारे पास क्या फॉलो होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल। हाँ, अगर देखिए हमारे पास फिलहाल दो ही a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, जब यह चीज फॉलो होता है तो हमारे पास क्या रहता है, इसका होता है अद्वितीय हल। तीनों बता दिए भाई, अद्वितीय हल। तो हमारे पास देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो गया, c1 अपान c2 यही है। क्यों, क्योंकि इसका क्या हल होता है, कोई भी हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या कर रहा है कि समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 7 6x प्लस 5y बराबर 11 के लिए हल है। तो अभी हम बताए थे, हम पहले क्या देखिए, ये हमारे पास a1 हो गया, b1 हो गया, और इसको देखिए इधर प्लस से इधर लेके जाएंगे तब जाके देखिए इसको सही रूप में लिखते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर क्या बचा, 0। अब इसमें आ जाते हैं 6x प्लस 5y, इसको इधर लेके आए माइनस 11 बराबर 0। देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब क्या पूछा है, निम्न पूछा है कि कोई हल नहीं है, एक अद्वितीय हल है, अनंत अनेक हल हैं, या 3 हल हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या करते हैं भाई। इसमें पहले हम a1 बटा a2 निकालते हैं। a1 बटा a2, तो a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना भाई 6, काट दीजिए 2 1 कम 2 2 3 6। अगला क्या निकालते हैं हम, b1 बटा b2 निकालते हैं बराबर, b1 का मान कितना है भाई हमारे पास 3 और b2 का मान कितना है 5। तो यह कटेगा आपस में, यानी जो a1 बटा a2 है उसका मान 1/3 है और जो b1 बटा b2 है उसका मान कितना है 3/5 है। तो यहां से हमें क्या मिला कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। और हम बताए थे कि जब यह चीज फॉलो होता है तो हमारे पास क्या मिलता है, अद्वितीय हल। क्या मिलता है भाई, अद्वितीय हल। तो इसमें जो अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल है, वह ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कुछ इस प्रकार से। हमें दिया है कि रैखिक समीकरणों के युग्म x माइनस वाई बराबर 8 और माइनस 3x माइनस 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी अनंत, कोई हल नहीं, केवल एक हल। सेम वही फार्मूला लगाना है, इसको सही रूप में करते हैं। x माइनस वाई इधर लाते हैं माइनस 8 बराबर 0। अगला क्या है, माइनस 3x माइनस 3y अब बराबर क्या हो गया हमारे पास 16, इधर लाते हैं माइनस 16, माइनस 16 बराबर 0। ऊपर सब मान, यहाँ पर कुछ नहीं, संख्याओं के रूप में तो क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। a1 हो गया, b1 हो गया और क्या हो गया हमारे पास c1 हो गया। यह a2 हो गया, b2 हो गया और क्या हो गया हमारे पास c2 हो गया। अब इसमें पहले हम क्या निकालेंगे, a1 बटा a2 बराबर, a1 का मान कितना है भाई 1, a2 का मान कितना है भाई -3, तो बराबर क्या मिला हमें -1/3। अगला देखते हैं b1 बटे b2, b1 का मान कितना है -1, b2 का मान कितना है -3, तो बराबर हमें क्या मिला 1/3। और देखिए यह माइनस में है और यह प्लस में है, तो जब माइनस और प्लस में है तो दोनों ऑप्शन आपस में बराबर हैं, नहीं बराबर हैं। जब आपस में बराबर नहीं है तो क्या मिला हमें, a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। और अभी हम जस्ट बताएं कि यह चीज मिलता है तो क्या होते हैं, अद्वितीय हल। तो इसमें कहीं पर अगर अद्वितीय हल नहीं दिया है, केवल कोई हल नहीं, केवल एक हल, दो हल, तो केवल एक हल, अद्वितीय हल कितना, केवल एक हल। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे।
समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 के मूल होंगे। हमें मूल बताना है भाई, मूल बताना है। देखिए, और हाँ, इसका देखिए 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0। अब इसमें मूल बताना है, तो ये नहीं कि इसको हम पूरा अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे, नहीं भाई, इसलिए नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि हम ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में अगर कहीं पर काल्पनिक दिया रहेगा, कहीं पर काल्पनिक दिया रहेगा अगर ऑप्शन में, यदि ऑप्शन में काल्पनिक नहीं दिया है तब उसको सॉल्व करेंगे। यदि ऑप्शन में काल्पनिक दिया है और यहां पर सब प्लस में हो, ऑप्शन में काल्पनिक दिया हो और यहां पर सब प्लस में हो, तो काल्पनिक वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस में आएगा, तो माइनस को ही क्या कहते हैं, हम काल्पनिक कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमें क्या दिया, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल -2 है तो p का मान पूछना है। यानी x² प्लस 2x माइनस पी बराबर 0। इसका कह रहा है एक मूल, यानी x का मान 2, एक तो मान 2 है हमारे पास, तो x बराबर -2, तो हमें p का मान बताना है। तो यही मान उठाकर रखेंगे। देखिए -2 का स्क्वायर प्लस 2x का मान कितना है, -2 माइनस p बराबर 0। 2 का स्क्वायर कितना, प्लस, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है। अब देखिए माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया हमारे पास, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस हो गया 2 दूना 4 और माइनस p बचा हमारे पास 0। तो ये प्लस में से प्लस गया तो माइनस पी बराबर क्या बचा है, 0। तो इसमें कहीं ना अपन ऑप्शनल, क्योंकि 0 में भाई माइनस को रखिए चाहे प्लस में रखिए, 0 की वैल्यू कुछ नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, तो ऐसे ही सब क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हम बताए थे, तो 15 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अगला किस टॉपिक पे चाहिए, कैसा क्वेश्चन चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा।